देखो, इससे पहले जो हमने सर्किट्स करे थे ना, वो प्योर सर्किट्स में आते हैं। प्योर सर्किट मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट हो। तो आपने देखा होगा कि या तो एसी वोल्टेज अप्लाई करी थी हमने एक प्योर कैपेसिटर पे, या प्योर रेजिस्टर पे, या प्योर इंडक्टर पे। अब हम चार सर्किट्स और करेंगे, जिसमें से फोर्थ सर्किट जो होगा, यानी सीरीज एलसीआर सर्किट, उसमें हम प्रॉपर कैलकुलेशंस वगैरह पे भी जाएंगे। लेकिन अब जो तीन सर्किट्स हम करने वाले हैं, एक कॉम्बिनेशन होगा एल और आर का, एक कॉम्बिनेशन होगा सी और आर का, और एक कॉम्बिनेशन होगा एल और सी का। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली खाली फेज डिफरेंस की बात करेंगे और फेजर डायग्राम और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। ओके। ग्राफ भी हम एक पॉइंट पे चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट समझ जरूर लेंगे हम उसको और बना ही लेंगे। ठीक है। तो तीन सर्किट्स हम कर चुके हैं, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। ये वो तीनों किस में आ गए, प्योर सर्किट्स में आ गए। अब चौथा सर्किट, मतलब चैप्टर का चौथा सर्किट और कॉम्बिनेशन वाले का पहला सर्किट जो हम कर रहे हैं, दैट इज एल आर सर्किट। करेक्ट। इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। ले सकते हैं, बट है तो, वैसे तो ये भी तुम्हारे कुछ खास सिलेबस में है नहीं सीबीएसई में। बट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे तुम जेई की अगर प्रिपरेशन करो तो तुम्हारे को आइडिया होना चाहिए। वो आगे उसमें करवाएंगे तुमको। बना लो डायग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा एल आर सर्किट। यहाँ पे एक इंडक्टर है एल, एक रेजिस्टर है आर। वी विल फोकस ऑन दी फेज एंगल्स। ठीक है। एज फार एज अ रेजिस्टर इज कंसर्न्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करी है या डायरेक्ट वोल्टेज डीसी वोल्टेज, या एसी अप्लाई किया है या डीसी अप्लाई किया है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो कहता है कि मेरी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर ही रहेगी। अगर मेरे ऊपर वोल्टेज अपने पीक पे है तो करंट भी अपने पीक पे ही होगा। लेकिन इंडक्टर चाहेगा कि करंट जो है वो पाई बाय टू से लैग करे। इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, माइनस पाई बाय टू का, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो अगर ये अकेला होता तो ये कहता करंट पाई बाय टू से पीछे रहे, और ये अकेला होता तो ये कहता कि करंट वोल्टेज के फेज में रहे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो चाहेगा, इसका मतलब कि जो करंट और वोल्टेज है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में रहेगा। क्योंकि इंडक्टर चाहेगा कि माइनस पाई बाय टू हो फेज डिफरेंस, ये चाहेगा कि जीरो हो। अब दोनों में से किसी एक की बात तो मानेंगे नहीं, वो तो सिर्फ प्योर सर्किट में होता है, तो दोनों की बराबर, दोनों की बात मान लेते हैं। तो कहीं बीच में फॉल करेगा। बीच में फॉल करने का मतलब ये नहीं है कि वो माइनस पाई बाय फोर होगा, मतलब बिल्कुल मिड वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टर कितना है, इंडक्टर कितना स्ट्रांग है, वो उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वी वोंट गेट मच इनटू दैट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्योर सर्किट में आपका जो रेफरेंस होता है वो वोल्टेज होता है, क्योंकि आगे डायग्राम्स हमने ऐसे बनाए हुए हैं एलसीआर सर्किट में भी। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई कॉम्बिनेशन वाला सर्किट मिले, वहां पे आप रेफरेंस वोल्टेज को ना मान के किसको मानोगे, करंट को मानोगे। रीजन बता देते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप पहले कहते थे कि वोल्टेज ने कितना एंगल स्वीप किया, मान लो ओमेगा टी स्वीप किया, तो करंट जो है वो पाई बाय टू पीछे रहेगा। ऐसे ही करते थे हम। अगर इंडक्टिव सर्किट होता, कैपेसिटिव होता तो वोल्टेज यहीं बनाते और करंट को पाई बाय टू आगे बना देते। रेजिस्टिव होता तो वोल्टेज को ऐसे बनाते ओमेगा टी और करंट को वोल्टेज के साथ। तो पहले वोल्टेज बनाते हम, कॉम्बिनेशंस में आप पहले करंट बनाओगे। तो अगर इंडक्टिव सर्किट ये कहता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, कि करंट लैग करेगा पाई बाय टू से, तो इसका मतलब वोल्टेज उससे लीड करेगी पाई बाय टू से। समझ आया। या तो कह लो करंट पाई बाय टू पीछे है, या कह लो कि वोल्टेज पाई बाय टू आगे है। गलता ही कोई है। बात समझ में आई। उसके बाद बात ये आती है कि हम करंट को रेफरेंस रखेंगे ही क्यों। फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा। करंट को हम रेफरेंस इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कौन सा सर्किट है, किस टाइप का कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है लेकिन करंट अनडिवाइडेड रहता है। मतलब दोनों पे जो करंट होगा वो एक ही टाइम पे बराबर होगा।
क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि इस पे करंट अलग इस पे करंट अलग, बट वोल्टेज इन दोनों पे अलग अलग हो सकती है। समझ आया? इसीलिए हम क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि करंट दोनों केस में सेम रहेगा। यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है, पहले बताओ। नहीं? ठीक है। तो आई, वो तो तब होता ना आई पाई बाय 2 पीछे जब खाली इंडक्टर होता। हाँ, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच। चलो लिखवा देता हूँ, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखो इसमें, अ प्योर रेजिस्टर, a pure resistor keeps the current in phase, keeps the current in phase with the AC voltage. ब्रैकेट में लिख लो phi इक्वल टू 0, phi इक्वल टू 0, फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फुल स्टॉप। बट phi इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज और फुल स्टॉप। हाँ, phi इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिखना है। बट a pure inductor, a pure inductor makes the current lag behind the voltage, makes the current lag behind the voltage by a phase difference of pi by 2। ब्रैकेट में लिख लो phi इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। माइनस पाई बाय 2 तो बोला मैंने, पाई बाय 2 बोला है, phi इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 बोला है ना। हाँ, अच्छा स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, हाँ, तो लैग बिहाइंड बाय बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, क्योंकि लैग। हाँ, स्टेटमेंट में माइनस पाई बाय 2 नहीं लिखते, क्योंकि लैग और लीड लिख देते, लैग मतलब वैसे ही। ठीक है, फिर आगे लिखो 10, इन एन एल आर सर्किट, 10 इन एन एल आर सर्किट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, the combined effect of the inductor and the resistor, the inductor and the resistor causes the current to, causes the current to lag behind, lag behind the AC voltage, lag behind the AC voltage by a phase difference, by a phase difference between 0 and pi by 2। मतलब फेज डिफरेंस शुड बी लेस देन पाई बाय 2, लैगिंग बोल दिया है तो अब स्टेटमेंट में माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, स्टेटमेंट में लीड लैग लिखते हैं माइनस प्लस की जगह, और आगे जब नंबर लिखेंगे तो हम उसमें लगाएंगे। तो मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखवाया है आपको कि रेजिस्टर कह रहा है कि कोई लीडिंग लैगिंग नहीं होगी, ये कह रहे नहीं भाई लैगिंग होगी, तो कुछ बात रेजिस्टर की मान लेंगे, कुछ बात इंडक्टर की मान लेंगे। इंडक्टर ने बोला था लैगिंग होगी, और कितने पे होगी, पाई बाय 2 पे, तो रेजिस्टर कह रहा है कि भाई तेरे को पाई बाय 2 तो नहीं ले जाने दूंगा मैं, कुछ तो मैं रोकूंगा, क्योंकि रेजिस्टर चाहता है कि कोई लीडिंग लैगिंग ना हो। तो ये कह रहा है कि कुछ ना हो, ये कह रहा है कि माइनस पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस हो, तो कहीं बीच की बात होगी, मतलब माइनस पाई बाय 2 के और 0 के बीच में। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट देखा जाएगा। हाँ, 0 से ऊपर तब जाता है जब यहाँ पे कैपेसिटर और होता, क्योंकि कैपेसिटर करंट को लीड करवाने की कोशिश करता है, रेजिस्टर करंट को लीड करवाने की कोशिश नहीं करता, पर वो लैग करवाने की भी कोशिश नहीं कर रहा।
ये लैग करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बीच की बात होगी। तो मतलब इस केस में अगली लाइन में लिखेंगे दिस इंप्लाइज जो फाई है दैट विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव पाई बाय टू बट लेस देन जीरो। ध्यान रहे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे। समझ आया? क्योंकि इक्वल आने का मतलब पाई अगर जीरो के बराबर हो सकता है तो मतलब वो तो खाली प्योर सर्किट के केस में हुआ, ये तो कॉम्बिनेशन है। बात समझे? तो फाई जीरो के बराबर नहीं हो सकता, फाई माइनस पाई बाय टू के बराबर नहीं हो सकता, वो खाली प्योर सर्किट में होता। तो फाई इन दोनों के बीच में रहेगा। तो डाल दो इसको भी डब्बे में। बात आई समझ में कि गई ऊपर से? पक्का? चलो, कुछ पूछने? नहीं?